हाय गाइस, मैं हूं अनंत और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं दुनिया की सारी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया से। तो इंडिया में जो लेबर क्लास है उसको कोरोना वायरस की वजह से उनकी जो वेज है या जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो रुक गई है। और अब इसकी वजह से क्योंकि उन लोग के पास पैसे नहीं है, दे आर बीइंग फोर्स टू टेक मनी और लोन्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स। और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो बॉन्डेड लेबर्स हैं इंडिया में उनकी तादाद कोरोना वायरस के बाद बढ़ जाएगी। तो बॉन्डेड लेबर्स क्या हुए, जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से कुछ पैसे लिए अपना किसी भी रीज़न की वजह से, पर अब वो जब तक वो पैसे चुका नहीं पाता अपने एम्प्लॉयर को वापस, तब तक उसको उस एम्प्लॉयर के पास ही काम करते रहना पड़ेगा। और इंडिया में जो छोटे शहर और गांव हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखी जाने को मिलती है। जहाँ पे मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉयर से कुछ पैसे लोन लिए, क्योंकि आपको किसी भी रीज़न की वजह से आपने एक अपने एम्प्लॉयर से पैसे लोन लिए, पर आप वो चुका नहीं पा रहे हैं अपनी रेगुलर सैलरी के ऊपर। तो आप उस एम्प्लॉयर के पास आपको ज़िंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा। जो आपका कर्ज है वो आपकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर थोप दिया जाता है। और वो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, वो आपको आपको बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, आपसे कुछ भी काम कराते हैं। और आपकी कंडीशन जो होती है वो एकदम स्लेवरी जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें आप हमेशा अपनी ज़िंदगी भर अपने एम्प्लॉयर के पास ही काम करते रहते हैं एज अ स्लेव। तो इंडिया में कैलाश सत्यार्थी जी हैं जिन्होंने बॉन्डेड लेबर्स अपलिफ्ट करने के लिए काम किया था और उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के बाद बॉन्डेड लेबर्स की तादाद इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के ही नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम्स आए थे रेफ्यूजीज़ की तरीके से म्यांमार से, क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत ही शोषण किया जा रहा था और उन लोगों को मारा जा रहा था। और ऐसे अराउंड 8 लाख रेफ्यूजीज़ हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। और अभी रिसेंटली वहाँ पे 2 लोग कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं। और इसकी वजह से अब कहा जा रहा है क्योंकि उस रेफ्यूजी कैंप में बहुत ज़्यादा सैनिटेशन और बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की जगह नहीं है और स्पेस नहीं है, इसलिए अब बांग्लादेशी गवर्नमेंट को डर है कि वहाँ पे कोरोना वायरस का स्प्रेड बहुत ही तेज़ी से हो सकता है और काफ़ी लोगों को की जान खतरे में आ सकती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चाइना और हांगकांग की। तो ये जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट क्वार्टर में देखा गया है कि जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो गिरी है, स्पेसिफिकली यूरोप में, जहाँ पे यूरोप और जर्मनी में 2% के आसपास इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी गिर गई है। वहीं पे क्योंकि चाइना ने मार्च से अपना लॉकडाउन खोल दिया था, वो कोरोना वायरस में जनवरी में उन्होंने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया था और वो बहुत ही जल्दी उस लॉकडाउन से बाहर आए। और चाइना में 4% प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा है। पर ये देखा गया है ये इंडस्ट्रियल आउटपुट भले ही चाइना के कंपैरिजन में कम है, पर बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में ये एक पॉजिटिव आउटपुट है जो देखा जाने को मिला है। और अब हम लोग बात करते हैं हांगकांग की। तो जैसे मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि हांगकांग में पिछले साल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि जो हांगकांग की को डेमोक्रेटिकली और इंडिपेंडेंटली रूल करने का जो 50 साल का ड्यूरेशन था वो ख़त्म होने को आ रहा है। और इसकी वजह से अब चाइनीज़ गवर्नमेंट हांगकांग को बाकी चाइना की तरीके से एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरीके से रूल कर सकती है। और इसकी वजह से क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, गवर्नमेंट ने एक प्रोब बैठाया था जिसमें पुलिस का और प्रोटेस्टर्स के जो एक्शंस थे उनको उन्होंने देखा था। और गवर्नमेंट के हिसाब से ये पाया गया है कि पुलिस ने लॉफुली एक्ट किया और सारा इल्ज़ाम प्रोटेस्टर्स के ऊपर डाल दिया गया है कि सारी गलती उनकी है जिनकी वजह से इतनी अनरेस्ट थी हांगकांग के अंदर। और हम लोग एशिया में अब बात करते हैं येमेन की। तो येमेन में कोरोना वायरस के केसेस अब पिछले कुछ दिनों से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे 380 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस की वजह से। और दिस थिंग हैज़ बीन 10 गुना इंक्रीज़ हुआ है ये पिछले कुछ हफ्तों के कंपैरिजन में। और क्योंकि येमेन में पिछले काफ़ी सालों से सिविल वॉर चल रहा था एंड येमेन इज़ द 5th पूरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसकी वजह से जो येमेन का हेल्थ केयर सिस्टम है वो इन केसेस को मैनेज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये काफ़ी ही कंसर्न की बात है येमेन की गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अब वो कोशिश कर रही है कि इन केसेस को कंट्रोल में लाया जा सके। तो एशिया में सबसे एंड में हम लोग बात करेंगे इसराइल की। इसराइल में 1.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इलेक्शंस हुए थे और 1.5 साल से उन इलेक्शंस का कुछ भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। 2 या 3 बार इलेक्शंस हुए, पर जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू और जो उनके अगेंस्ट जो ऑपोजिशन में खड़े हुए थे बेनी गैंट्स, इन दोनों में से किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो उन दोनों ने अब ये डिसाइड किया था कि दोनों लोग कोलिजन में आपस में मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें
कुछ मिनिस्टर बेनी गैंट्स की पार्टी से आएंगे और कुछ मिनिस्टर पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी से आएंगे। और 18 महीने बाद दोनों प्राइम मिनिस्टर, पहले 18 महीने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर रूल करेगा और उसके 18 महीने बाद वो लोग प्राइम मिनिस्टर पोस्ट चेंज करेंगे और दूसरा प्राइम मिनिस्टर रूल करने के लिए आएगा। और इसके लिए इन लोगों को स्वेरिंग इन सेरेमनी थी जो थर्सडे को होनी थी, पर जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है उनकी पार्टी वाले एक म्यूटिनी या बगावत टाइप का कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि वो अपनी पोस्ट से लोग खुश नहीं हैं। तो आने वाले संडे तक इस स्वेरिंग सेरेमनी को फिर से रोक दिया गया है ताकि दोनों पार्टीज और दोनों लीडर्स मिलके फिर से गवर्नमेंट कैसे बनानी है और कैसे लोगों को पोस्ट देनी है ये डिसाइड कर सकें। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स के जो में गवर्नमेंट के अंडर एक डॉक्टर रिक ब्राइट करके पर्सन है जो काम करते थे, और उन्होंने जनवरी में ही गवर्नमेंट को बोला था कि उनके पास कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए पीपीई, जो टेस्टिंग के लिए स्वॉब्स होते हैं, और N95 मास्क हैं, उनकी कमी है, पर गवर्नमेंट ने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने ये चीज़ अभी खुलकर मीडिया को बताई है, और अभी इन्होंने टेस्टिफाई किया सेनेट में। तो इन्होंने बोला है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोरोना वायरस विंटर में और भी ज़्यादा आतंक फैलाए यूएस में, क्योंकि यूएस में विंटर के वक्त इन्फ्लुएंजा का सीज़न होता है, और इन्फ्लुएंजा इज़ अनदर टाइप ऑफ कोरोना वायरस। तो उनका मानना है कि विंटर में जो इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है और कोरोना वायरस जब दोनों संग में एक्ट करेंगे, सो इट विल बिकम इवन मोर डेडली एंड इट विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट टू कंटेन द डिजीजेस। अब हम लोग बात करते हैं रिचर्ड बार की। तो रिचर्ड बार एक सेनेटर हैं यूएस में जो नॉर्थ कैरोलिना से इलेक्ट हुए हैं, और ही इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्टॉक्स बेचे कोरोना वायरस की वजह से। जब स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुई थी उसके जस्ट पहले उन्होंने काफ़ी ढेर सारे स्टॉक्स बेचे थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ। और लोगों को, और अब ये माना जा रहा है कि उनके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ही अटेंडेड अ लॉट ऑफ ब्रीफिंग्स जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जिनकी वजह से उनको पता था कि कोरोना वायरस की वजह से स्टॉक मार्केट नीचे जाने वाला है, एंड ही इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर दैट। और 2012 में एक लॉ पास हुआ था यूएस में, जिसमें ये कहा गया था, जिस लॉ का ये मानना है कि कोई भी सेनेटर कोई भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो केवल उनके पास अवेलेबल है और पूरे पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, उसको यूज़ करके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। और रिचर्ड बार ने 2012 में उस लेजिस्लेशन के अगेंस्ट वोट किया था, पर अब उनको उसी लेजिस्लेशन के चलते हुए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं एक फ्रेंच वैक्सीन या फार्मास्यूटिकल कंपनी की, सैनोफी। तो सैनोफी को यूएस गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए हैं और फंड दिए हैं एक वैक्सीन ढूंढने के लिए कोरोना वायरस के अगेंस्ट। और सैनोफी का ये कहना है कि अगर उन्होंने कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप कर ली तो सबसे पहले वो लोग उस वैक्सीन को यूएस को देंगे। और इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन और फ्रेंच गवर्नमेंट काफ़ी ही खफा हैं उस कंपनी से, क्योंकि उनका कहना है कि काफ़ी टाइम तक वो लोग सैनोफी को काफ़ी फंडिंग दे रहे थे। और सैनोफी ने कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन और फ्रेंच गवर्नमेंट यूएस जितनी फंडिंग देने के लिए तैयार है तो सैनोफी वैक्सीन्स यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस और यूरोप को सेम टाइम पे देने के लिए मान जाएगी। और अब हम लोग बात करते हैं WHO की। WHO का ये मानना है कि वी शुड ऑल बिकम अकस्टम टू अ लाइफ विद कोरोना वायरस, और उनका ये मानना है कि कोरोना वायरस कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसा उनका मानना इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग ने मान लीजिए एक वैक्सीन डेवलप हो भी गया तो भी पूरे वर्ल्ड को वैक्सीनेट करवाने में से कम 2.5 साल लगेंगे। तो हम लोग को आने वाले 2.5 साल के अंदर अंदर पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं होने वाली है। इसलिए WHO ने बोला है कि वी ऑल शुड एडजस्ट आवर लाइफ सो दैट वी कैन लिव विद कोरोना वायरस, और हम लोग उसके साथ ही अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। और सबसे एंड में अब हम लोग बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन में एक ऐसी चीज़ देखे जाने को मिली है कोरोना वायरस की वजह से जो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं थी। यूक्रेन में देर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स या काफ़ी लेडीज़ हैं जो हु ऑप्ट फॉर सरोगेसी एंड टू कैरी बेबीज़ फॉर कपल्स एंड इवन फॉर कपल्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। पर क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कंट्रीज़ के बॉर्डर्स लॉकडाउन हो गए और यूक्रेन में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन आ गया है, इसके लिए अराउंड 35 ऐसे बच्चे हैं हु हैव बीन डिलीवर्ड, पर अब उनको उनके माता पिता के पास नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि यू कांट ट्रैवल बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। तो इसकी वजह से देयर हैव बीन 35 किड्स हु हैव बीन लेफ्ट स्ट्रैंडेड, और उनको अब यूके के शेल्टर होम में उनकी देखभाल की जा रही है। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, और इन सारे न्यूज़ के जो भी लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। और आप लोग को इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, एंड आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी।